ओबीसी ही वो तबका है जो हिंदू धर्म को या ये कहिए कि जातिवादी व्यवस्था को अपने कंधों पे ढो रहा है और उसमें वो खुश है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि ये जो जातिवादी व्यवस्था है ये ब्राह्मणों के बुद्धिमान होने से नहीं चल रही है, ये शूद्रों के मूर्ख बने रहने से चल रही है। तो अब ये ओबीसी के पास है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत समय पहले से मान्यवर साहब कांसीराम ने लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी ओबीसी को ये बताने में कि आपकी संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है, और मंडल कमीशन ने भी ये बोल दिया कि आपकी संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ओबीसी को कभी ये बात महसूस नहीं हुई कि उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आज वो आंकड़ा आया है, बिहार सरकार ने, उसका धन्यवाद है बिहार सरकार का कि आंकड़ा जारी किया है। अब ओबीसी को ये महसूस होने लगा है कि उसकी संख्या वास्तव में सबसे बड़ी है। तो जो मान्यवर साहब ने सबसे पहले बता दिया था, अब वो बात हकीकत होने लगी है, और मुझे लगता है कि जो मान्यवर साहब ने सपना देखा है बहुजन समाज का, वो भी अब हकीकत बनना चाहिए। लेकिन सर, बाबा साहब ने बहुत जोर लगाया ओबीसी को आगे उठाने के लिए, फिर कांसीराम ने लगाया, आखिर एससी को कितनी जिम्मेदारी दे रखी है? क्या ये खुद नहीं कर सकते अपने लिए काम? देखिए, बाबा साहब ने लगाया, बाबा साहब को समाज की जिम्मेदारी का एहसास था, मान्यवर साहब को समाज की जिम्मेदारी का एहसास था। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में केवल मान्यवर साहब या बाबा साहब ही पैदा हुए, इस देश में गांधी गोलवलकर भी पैदा हुए। तो जितना ध्यान जो है बाबा साहब ने इनको उस दलदल से निकालने के लिए किया, उतना ही बड़ा जो है फोर्स जो है गांधी ने इनको उस दलदल में घसीटने के लिए किया। इसलिए ओबीसी कभी भी जो सामाजिक आंदोलन है या जो हमारे बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, और अब उम्मीद ऐसी है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुजन चरित्र निर्माण करने की उसको ज़रूरत है। देखिए, इसके बारे में कबीर साहब ने आज से बहुत पहले बोल दिया था कि पानी बिच मीन प्यासी, सुन सुन मोहे आवत हंसी। तो ओबीसी समाज में महापुरुष पैदा हुए, लेकिन ओबीसी को ही पता नहीं है कि ये हमारे महापुरुष हैं, और इसके कारण महापुरुष पैदा होने के बावजूद भी ओबीसी की जो सामाजिक हालत है, जो आर्थिक हालत है, जो राजनीतिक हालत है, जो धार्मिक हालत है, आप देख सकते हैं कि वो इस समाज में किस हैसियत के साथ रहता है। तो कारण यही है कि उसके तो वो पानी के अंदर है, लेकिन वो प्यासा है। क्यों? क्योंकि उसको पहचान नहीं है कि उसके समाज के महापुरुष उसके लिए क्या करना चाहते हैं, और वो दूसरों के साथ जो है दूसरों की गुलामी में ही अपने को बहुत खुश महसूस कर रहा है। देखिए, पढ़ने लिखने से अगर जातिवाद ख़त्म हो जाता तो ये देश तो अब तक बहुत आगे तरक्की कर चुका होता। लोगों को समझने की बात यह है कि इस देश में जातिवाद को चलाता कौन है, प्रोटेक्ट कौन करता है। तो ये पढ़े लिखे लोग ही इस जातिवाद को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं बता दूं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लोग लगभग 85% हैं, लेकिन संस्थाओं में जब उनको हम देखने जाते हैं तो वो गिने चुने लोग मिलते हैं, माइनॉरिटी में मिलते हैं। और वो क्यों ऐसा मिलते हैं? आज शेड्यूल कास्ट के पास पढ़े लिखों की फ़ौज है, चाहे वो ग्रेजुएट के रूप में ले लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में ले लीजिए, टेक्निकल ग्रेजुएट के रूप में ले लीजिए, या पीएचडी होल्डर्स के रूप में ले लीजिए। आज शेड्यूल कास्ट के पास फ़ौज है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप शेड्यूल कास्ट को खोजने जाएंगे कि भाई कहाँ है, तो आपको इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ करने से पहले ये पूछते हैं कि जाति क्या है, और जाति की परंपरा बहुत लंबी है, और सब लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं द्रोणाचार्य का। तो हमें समझना चाहिए कि जब द्रोणाचार्य जैसे आदमी को अपनी जाति का के बारे में पता है और दूसरे की जाति के बारे में वो खबर लेता है, तो उसकी परंपरा को निभाने वाले कैसे जाति भूल जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए जातिवाद जो है ये पढ़े लिखों की बीमारी है, ये अनपढ़ गवार मजलूम की बीमारी नहीं है। जाति बड़ा फैक्टर नहीं, जाति ही एक फैक्टर है। जाति से ही सारी समस्या उत्पन्न होती है। वो चाहे जिस तरह की भी समस्या आपको दिखती है, उसके जो सेंटर में, उसके जो कोर है, वो जाति ही है। देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हाँ, लेकिन जब तक जातिवादी व्यवस्था रहेगी तब तक न्याय मिलना संभव नहीं है। भाई यूनिवर्सिटी में वो आया, अगर नॉट क्वालिफाइड है तो वो आया कैसे? अगर वो आया है और उसको पढ़ाया किसने है? आज किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टीचरों का सर्वे कर लीजिए, सबसे ज़्यादा टीचर जो है कास्ट हिंदू मिलेंगे। तो इसका मतलब तो ये भी है कि कास्ट हिंदुओं को पढ़ाने की समझ नहीं है, इसलिए जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो लोग उस तरह से उनको नॉट सूटेबल मिल रहे हैं। तो कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जिनके ऊपर संस्थाओं में लोगों को पढ़ाने की, शिक्षित करने की जिम्मेदारी है। हमारे पुरखों ने जाति नहीं बनाई है, इसलिए हम जाति के विक्टिम ज़रूर हैं, लेकिन हम जाति को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ढो नहीं सकते, और उस दशा में तो बिल्कुल नहीं ढो सकते जब हमें ये बात पता चल जाए कि हमारा सामाजिक वजूद क्या है, हमारा इतिहास क्या है। और हमारे महापुरुषों ने ये बात समझा दी है कि कैसे ही हमारे ही समाज के लोगों को मनुवादियों ने जाति में अलग कर दिया है और अलग करके हमको कमज़ोर कर दिया है। तो जब हमको ये बात पता चल चुकी है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो लोग ये बात नहीं जानते हैं उनको बताई जाए और उनको भी सामाजिक बनाया जाए, और मनुवाद से बाहर या मनुवादी जो षड्यंत्र है उससे उनको निजात दिलाई जाए। ओबीसी के पास में खेत खलियान है, मजबूत है वो तन बल धन से, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? लग रहा है आपको जिस तरह से क्रीमिलेयर बनाया गया था उसी में अभी वो लगता है डिमांड उठेगी? जिस तरह से आंकड़े आए हैं बिहार में सबसे ज़्यादा ओबीसी जाति बताई गई है। देखिए, ये जो भ्रांति है ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया ने सबके सामने फैलाई है कि ओबीसी बड़ा मजबूत है। हाँ, ओबीसी की 2-4 जातियाँ ज़रूर मजबूत हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी को अगर पूरे तौर पे देखेंगे तो 2-4 जातियों को छोड़ के बाकी ओबीसी की हालत जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जैसी ही है। जो थोड़ी बहुत संपत्ति है इस देश की, जब पूरी संपत्ति का हम ब्यौरा लेंगे तो उसमें ओबीसी के पास 20 से 22% की संपत्ति है, और भी 2-4 जातियों के बीच में है। और उन्हीं 2-4 जातियों का हमेशा जातिवादी जो सवर्ण है, जो हिंदू हैं, वो हमेशा उसी की बात करेंगे कि ये ओबीसी के हैं, ये ओबीसी के हैं, बाकी की बात नहीं करेंगे। तो हमें ये समझने की बात है कि कैसे 2-4 लोगों को सामने रख के पूरे ओबीसी समाज को गुमराह किया जाता है, पूरे समाज को ओबीसी के खिलाफ किया जाता है, और उनका जो वाजिब हक है उससे उनको लेने से वंचित किया जाता है। ये जो षड्यंत्र है जातिवादी मीडिया का, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि एससी में तो जाटव ने सबसे ज़्यादा आरक्षण ले लिया और ओबीसी में यादव ने सबसे ज़्यादा आरक्षण ले लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? नहीं, कौन लोग कहते हैं ये आंकड़े सर ऐसे आते हैं? सरकारी नौकरी में सब ज़्यादा हैं ये जाटव और यादव, ओबीसी में यादव और एससी में जाटव। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो केंद्र को चलाने वाले सेक्रेटरी हैं उसमें कितने जाटव हैं, कितने यादव हैं? तो आप क्या कोई बता सकता है? जो 114 सेक्रेटरी इस देश को चलाते हैं उसमें कितने जाटव हैं, कितने यादव हैं? बदनाम तो सर यही कर रही दोनों जातियां। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम किया गया, यहाँ पे महात्मा फुले को बदनाम किया गया, यहाँ पे जब मान्यवर साहब आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो उनको बदनाम किया जाए। आज बहन जी को बदनाम किया जाता है, बी टीम, सी टीम, पता नहीं क्या क्या बताया जाता है, उनके ऊपर पता नहीं कितने आरोप लगाए जाते हैं, ईडी, सीबीआई, पता नहीं। तो ये बदनाम जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो मनुवादी मीडिया जिसको बदनाम करती है वो उन्हीं को बदनाम करती है जो अपने समाज के लिए संघर्ष करता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जिन जातियों को बदनाम किया जाता है इसका मतलब वो जातियाँ अपने समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं।